तो हमारा सेकेंड टॉपिक है गुणनखंड अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो गुणनखंड हम लोग मेनली यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 144। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या अपने पास क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, 5, 7, 11, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्या और कोई पूछे अभाज्य संख्या होता क्या है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें केवल 1 और उस संख्या से भाग होता है जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है। तो अब अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड को व्यक्त करना है तो उसको क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 7 और 2, फिर 2 से डिविजिबल है 36, फिर 2 से क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से 9 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर अब नेक्स्ट पे चले जाएंगे 3 पे। तो 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 क्या है 1 आ जाएगा तो फिर छोड़ देना है। ओके। तो उसको लिखना कैसे है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 का पावर कितना है 4 इंटू 3 का पावर कितना है 2, तो 16 44 से आ रहा है 144। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये हम लोग सीख लिए। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये क्या है, ये प्रमेय क्या बताता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये बताता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है यूनिक। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस प्रमेय के अनुसार अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। ठीक है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करके एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जैसा कि हम बताए अभी जस्ट, बस उसी को फॉलो करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 140। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 70, फिर 2 35, फिर 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है, तो क्या करना है 5 से 5 7। तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके। अब आते हैं इस पे 156, इसको भी क्या करना है, ये भी 2 से डिविजिबल है तो कर देंगे 2 7 14, बाकी 1 2 8 16, 2 3 6, बाकी 1 2 9 18, 9 3 12, 3 से डिविजिबल है 13 3। अब क्या है, अब किसी से डिविजिबल नहीं, तो जैसे ही ना आए तो क्या करना है उसको लिख देना है। और 2 का पावर 2 है यहाँ, और 3 का पावर क्या है 1, और 13 का पावर 1। तो बस इस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो सेम क्या करना है होमवर्क में इस दोनों को बना लेना है। ठीक है। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित जो युग्म दिया हुआ है पूर्णांकों का, उसका क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले 26 का निकाल लेते हैं। 26 2 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 2 13। अब तो नहीं हो सकता है, 91 का निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से 63 91 7 13 टाइम्स। ओके। तो 26 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कॉमन कौन सा है, कौन सा है। तो 13 है
तो जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है अपना HCF। तो HCF क्या हो जाएगा 13। और कोई कॉमन रहता तो क्या करते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो वो HCF निकलता है। तो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट मतलब सारा कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे 13 है इसलिए सिर्फ 13 लिए। और LCM मतलब क्या हो जाता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का जो सबसे छोटा मल्टीपल और कॉमन होना चाहिए, दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल और दोनों में आना चाहिए। मतलब इसका अगर पहाड़ा स्टार्ट करें हम लोग यहाँ से और इसका स्टार्ट करें तो वह सबसे छोटा संख्या जो दोनों में आ जाए तो क्या होता है LCM। उसको कैसे निकालते हैं, तो जो इसमें क्या करते हैं, जो जो संख्या आता है गुणनखंड में उस सब का हाईएस्ट पावर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 आया तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तो 2 नहीं है, ठीक है, तो इसमें ही 2 है तो 2 आ गया, 2 का 1 ले लिए। फिर क्या 7 आया है, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसी में ही है तो 7 ले लिए। और 13 का क्या है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1 ही आएगा, दोनों मैक्सिमम ही है। तो कितना हो जाएगा 63 91 91 दूना 182। तो ये क्या हो गया अपना LCM और ये क्या हो गया HCF। और एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग को अभी से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM गुना HCF। इसका एप्लीकेशन आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो 26 × 91 इक्वल टू क्या लाना है अपने को, हाँ संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल निकालिए LCM इंटू LCM कितना है 182, HCF 13 है, ठीक है। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं या इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये कितना था 2 की पावर 1 7 की पावर 1 13 था और इधर से भी 13 था, तो ये हो गया। और 26 को क्या लिख सकते हैं 2 × 13 और एक 91 को 7 × 13। तो देख लो क्या है बराबर आ गया, तो ये क्या है सही है। तो यहाँ पे क्या है जांच करना था कि बराबर आ रहा है या नहीं क्या, तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलर फैशन में हम लोग क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी ये तुम सॉल्व कर लेना। बाकी अगर ना बने तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो ये क्या है लास्ट में 0 है 10 है तो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो जब 2 से डिविजिबल होगा तो 2 से डिविजिबल डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 5 10 2 5 10, ठीक है। फिर क्या है 255 आ गया, 255 5 लास्ट में आता है, क्या दिमाग में आता है 5। तो 5 से क्या करेंगे 25 25 1 51 आ गया, 51 3 से 5 हुआ प्लस 1 क्या है 6, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 17। अब क्या है 17 खुद अभाज्य संख्या है तो क्या हुआ अब आगे नहीं जा सकते हैं तो यहीं तक रुक जाएंगे। अब 92 का निकाल लेते हैं, 2 से डिविजिबल है तो 46 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो 23 हो जाएगा और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो 5 10 का क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 का पावर 1 5 का पावर 1 3 का पावर 1 17 का पावर 1 और 92 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 23, ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब आ गया, तो अब HCF में क्या बताए थे HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, तो कॉमन क्या है 2 है। और कितना 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 मैच हो रहा है, कौन कौन मैच हो रहा है 1 1 2 मैच हो रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 2, ठीक है। LCM में क्या करते थे LCM में क्या करते थे जो जो संख्या आता था, जैसे यहाँ पे 2 आया 5 आया 3 आया 17 आया 23 आया, सबका क्या लेते थे मैक्सिमम पावर। तो 2 आया हुआ है तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो क्या ले लेंगे 2 वाला। और क्या करेंगे फिर 5 का 1 है तो 5 का 1 ही ले लेंगे, 3 का 1 है 1 ही ले लेंगे, 17 का 1 23 का क्या है 1 है, क्योंकि 5 तो किसी इसमें है ही नहीं, 5 का पावर 0 है यहाँ, तो मैक्सिमम यही हुआ। 3 का पावर 1 है 3 का पावर 0 है, 3 का पावर क्या है 1 ले लिए, 17 का पावर 1 है 17 का पावर 0 है, 17 का पावर 1 ले लिए। क्यों 0 हम बोल रहे हैं, क्योंकि किसी संख्या का पावर 0 होता है 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं खुद से, तो अपने
इजीनेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 5 का पावर 0 लिख लेंगे, 5 का पावर 0 लिख लेंगे। तो देख लो अभी यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से कि कौन सा बड़ा है। 5 का पावर 1 बड़ा है तो उसको ले लिए, 3 का कौन सा बड़ा है 1 ले लिए, तो इसलिए 17 लिख लेंगे। यहाँ से 23 का पावर 0 लिख के ये कर लेंगे अपना। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, अब चेक भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों संख्या क्या है, इतना है। इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ से 2 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ जाता है गुना में। हम लोग क्या जानते हैं कि 2 का पावर 2 ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, तो एक जोड़ दिए। 5 क्या है, 5 ऐसे ही हो गया, 3 17 बच क्या गया 23। ये क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 17 23। अब क्या है देख लो, 2 का पावर 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर है, 5 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर, 17 इधर है, 23 इधर है, तो क्या है ये भी बराबर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग पहले ही सीख चुके थे, अभाज्य गुणनखंड से पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, तो उस तरह से यहाँ भी करना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2-2 था पेयर, यहाँ पे क्या है 3-3 का पेयर है। तो बस डरना नहीं है, सेम वैसे ही करना है, जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। तो 4 गुना 3 लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। आसान था इसलिए ऐसे डायरेक्ट कर दी। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, 3 गुना 5, इसको तो और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फिर अपना 21 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 ही कॉमन है तीनों में, तो 3 हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो भी संख्या जो आता है उसका हाईएस्ट पावर हम लोग लेते जाते हैं। जैसे 2 आया है, 3 आया है, 5 7, इतना ही संख्या आया है, अलग अलग संख्या 2 3 5 7, सबका क्या ले लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, हर जगह एक ही है, कोई भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई ले लिए। और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1, 7 का भी 1। तो क्या हो जाएगा, 4 या 12 5 60, 60 6 7 42, 420 हो जाएगा क्या एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, ठीक, इसको तो और हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तीनों तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब तीनों में कोई भी कॉमन ना हो तो तीनों में क्या कर सकते हैं हम लोग, 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 17 का 1 गुना 17, 23 को 1 गुना 23, 29 को 1 गुना 29। ठीक है, तो इससे क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या हो जाता है एचसीएफ 1 हो जाता है। जब भी दो अभाज्य संख्या रहे, 2 या 3 जो भी इतना अभाज्य संख्या रहे, तो उसका हम लोग ऐसे करते हैं और एचसीएफ क्या आता है 1। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो बस सबका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। अब जो आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, गुणा करके देख लेना। अब इसका भी वैसे ही निकाल सकते हैं, देख ही लेते हैं, आसान ही क्वेश्चन है, देख लो। 8 को क्या करते हैं, 2 का पावर 3 हो जाता है, 9 का 3 का पावर 2, 25 का 5 का पावर 2। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। जब भी कॉमन ना आए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1। और एलसीएम के लिए क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेना है सबका, कौन कौन जो संख्या एफियर आया हुआ है, 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 ले लो, 3 का मैक्सिमम पावर 2, 5 का मैक्सिमम पावर, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन अपना है कि एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9 और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम एक पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताए थे, फिर से लिख दे रहे हैं कि मान लो 2 संख्या है, ए बी है, तो एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी
ये किसके बराबर होता है? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। हमने सेकेंड क्वेश्चन में चेक भी किया था शायद कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब क्या है, अपना दो संख्या क्या है? ए और बी का मान क्या है? ए का मान 306 ले लो, बी का मान 657। अब वैल्यू डाल देंगे तो एलसीएम निकालना ही है। एलसीएम ऑफ 306, 657 गुना एचसीएफ ऑफ 3 से 6 गुना 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306 गुना 657। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 306 गुना 657 बराबर 306 इंटू 657 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ गुना में है, नीचे क्या हो जाएगा? भाग में चले जाएगा। तो 306, 657। अब इसका वैल्यू तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू? 9 दिया हुआ है। तो 9 यहाँ पे रख देंगे और फिर क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये फॉर्मूला याद रखना ही है, ये ऑब्जेक्टिव में आ ही सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 4th नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो 5th क्वेश्चन अपना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n क्या हो सकता है? 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले तो सबसे पहले तो ये समझना है कि 0 पे कब समाप्त होगा। तो उसमें क्या होना चाहिए? एक 2 और एक 5 होना चाहिए, तभी वो 0 पे समाप्त होगा। और क्या कह सकते हैं कि 5 से वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो इसका निकालेंगे उसमें क्या होना चाहिए? 5 का टर्म आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 का टर्म्स। तो देख लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 6 का पावर n है, तो 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3। और हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं पे पावर कुछ भी रहता है तो क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर n इंटू 3 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ से और क्या है? ये तो अपना हो गया अभाज्य गुणनखंड। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है, प्रमेय क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यूनिक होता है किसी भी संख्या का। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए यहाँ से। तो इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आएगा। 2 और 3 ही आएगा, 5 कभी नहीं आ सकता है। अतः किसी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए पाँच का गुणनखंड में आना आवश्यक है। आना आवश्यक है। लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कोई संख्या क्या है 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए उसमें। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 और 3 ही आ रहा है सिर्फ। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता भी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय, यूनिक होता है। तो ये दोनों के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता है। तो 5 तो कभी आ ही नहीं सकता है, और जब तक 5 ना आएगा वो 0 पे समाप्त हो ही नहीं पाएगा। तो ये कुल मिला के ये संख्या कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना 6th क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि
इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये दोनों भाज्य क्यों हैं। तो जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। 13 + 13 ये पहला संख्या, और दूसरा संख्या क्या है? 7 6 5 4 3 2 1 + 5। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 13 जो है कॉमन निकाल लेते हैं। 7 × 11 + 1। इसमें क्या है, 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 7 6 4 3 2 1 + 1 ये हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, इसमें हम लोग अगर 13 से भाग दें तो इजीली डिविजिबल है 13 से। ये क्या है, 5 से भाग दें तो 5 से भी डिविजिबल है। तो 13 क्या है, ये संख्या इससे तो इस पूरे से तो डिवाइड होगा ही, 1 से तो डिवाइड होगा ही, प्लस 13 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है 13 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है 5 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक, इसलिए क्या है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, इसलिए दोनों भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या था समझना इसमें कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, तो एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा, और कोई भी संख्या को उसी से डिवाइड करते हैं तो वो तो होता ही डिविजिबल है। सेम वही यहाँ पे भी, लेकिन क्या है वो एक्स्ट्रा 13 से डिवाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है दोनों भाज्य संख्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, एक खेल का वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। तो क्वेश्चन पढ़ना है और लिखते जाना है। सोनिया कितना, 18 मिनट। रवि को कितना लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मान लीजिए वो दोनों बोल रहा एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कितने समय के बाद वो लोग मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेनली एलसीएम की सहायता से बनता है। ठीक है, कैसे एलसीएम यूज़ होता है तो ये समझना है थोड़ा सा। एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोनिया क्या करेगा, पहला राउंड क्या लगाएगा 18 मिनट में, दूसरा राउंड लगाते लगाते उसको 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, घड़ी का कांटा क्या है 36 पर पहुंच जाएगा। और रवि क्या है, फर्स्ट राउंड क्या 12 मिनट में लगा लेगा, सेकेंड राउंड 24 मिनट में। जब घड़ी का कांटा 24 पर पहुंचेगा तो ये सेकेंड राउंड लगा लेगा, और ये तीसरा राउंड ये दूसरा राउंड क्या है अभी लगा ही रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा राउंड ये 54 मिनट में लगाएगी, और ये तीसरा राउंड कितना लगाने में 36 मिनट में। तो एक चीज़ पता चल रहा है यहाँ से कि जब 36 मिनट में ये क्या है 2 राउंड लगा लेगा, और 36 मिनट तक में ये 3 राउंड लगा देगा। ठीक है, तो 3 राउंड का क्या मतलब हुआ कि वे लोग क्या है जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं मिलेंगे। कैसे, पहला राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर लिया ये सोनिया, और क्या है उतना देर में क्या है ये 12 मिनट मेरा भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, फिर 24 मिनट मेरा भी क्या कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, और ये अभी कंप्लीट कर ही रही होगी। ये कब कंप्लीट करेगी, 36 मिनट में कंप्लीट करेगी तीसरा राउंड। ठीक है, 36 मिनट में कंप्लीट करेगी दूसरा राउंड, सॉरी, और ये 36 मिनट में क्या करेगा रवि, तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग मिल जाएगा, कब, 36 मिनट के बाद। ठीक है, तो यही क्या हो गया अपना, यही क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे 36 के बराबर ही आएगा।
तो एलसीएम ऑफ 18, 12 क्या हो जाएगा 36। फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, इसके एलसीएम के बराबर, और क्या हुआ होगा 36। तो हम लोग ऐसे लॉजिकली भी देख लिए और एलसीएम भी करने जाओगे तो 36 ही आएगा। ठीक हो, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।